कल्पना कीजिए, हम अंतरिक्ष में हैं, बिल्कुल बीच में, हमारी मिल्की वे और पड़ोस की एंड्रोमेडा गैलेक्सी के दरमियान, अरबों किलोमीटर, सिर्फ अंधेरा और खालीपन। पर क्या ये सच में खाली है? देखने में तो ऐसे ही लगता है ना। हाँ, लेकिन नहीं, ये खाली बिल्कुल नहीं है। एक तरह का अदृश्य ढांचा है वहां। इसे ही हम स्पेस टाइम कहते हैं, ब्रह्मांड का अपना ताना बाना। ये सिर्फ जगह नहीं है, ये कुछ करता है। तो आज हम इसी स्पेस टाइम, इसी अदृश्य लेकिन सब कुछ चलाने वाले ताने बाने पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये काम कैसे करता है और ब्रह्मांड को यूं कहें कि शक्ल कैसे देता है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, कुछ लेख हैं जो इसी की बनावट, इसकी गतिशीलता के बारे में बताते हैं। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इस ताने बाने को थोड़ा समझें। कैसे ये गैलेक्सीज के घूमने से लेकर ब्लैक होल जैसी अजीब चीजों तक सब कुछ कंट्रोल करता है। हम कुछ अच्छे उदाहरण लेंगे जो स्रोतों में दिए गए हैं। बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्पेस टाइम को समझने के लिए क्या हम इसे एक तरह के ग्रेड या जाल जैसा सोच सकते हैं जो हर तरफ फैला है? हाँ, ये सोचने का अच्छा तरीका है, एक शुरुआती बिंदु की तरह। खासकर जब हम खाली जगह के बारे में सोचते हैं, पहली नजर में लगेगा कि ये ग्रिड बिल्कुल सपाट है, स्थिर है। जैसे कि अगर आप एक कंचा फेंकें तो वो सीधा ही चलता चला जाएगा। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है ना? ये ग्रिड स्थिर नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। यही का आइंस्टाइन की बात आती है। अगर हम समय को बहुत तेजी से चलाएं तो देखेंगे कि ये ग्रिड असल में बह रहा है, एक धीमी नदी की तरह। और ये बहता है उन जगहों की तरफ जहां वजन है, ऊर्जा है, तारे, ग्रह, गैलेक्सीज। ये चीजें स्पेस टाइम को खींचती हैं, मोड़ देती हैं। अच्छा, तो ये खिंचाव या मोड़, यही गुरुत्वाकर्षण है। जैसे वो उदाहरण है ना, चादर पर भारी गेंद रखने वाला, चादर धंस जाती है और छोटी चीजें गेंद की तरफ लुढ़कने लगती हैं। हाँ, बिल्कुल, वो उपमा एकदम सही बैठती है। गुरुत्वाकर्षण कोई अलग से खींचने वाली ताकत नहीं, बल्कि स्पेस टाइम के आकार में बदलाव है, उसकी ज्योमेट्री में। वजन स्पेस टाइम को बताता है कि कैसे मुड़ना है, और मुड़ावा स्पेस टाइम वजन को बताता है कि कैसे चलना है। और इसी वजह से हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। सही पकड़ा। बहुत धीरे धीरे, लेकिन हाँ, अरबों साल लगेंगे हमारे जाने के बहुत बाद। लेकिन अंत में वो दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी गैलेक्सी बन जाएंगी। ये गुरुत्वाकर्षण का स्थानीय असर है। स्थानीय असर, लेकिन बड़े पैमाने पे देखें तो तस्वीर कुछ और ही लगती है। ज्यादातर गैलेक्सीज तो दूर जा रही हैं, है ना? हाँ, और यही बात थोड़ी और उलझ जाती है, पर मजेदार भी है। 20वीं सदी में पता चला कि कुछ पास वाली गैलेक्सीज को छोड़ दें, जैसे एंड्रोमेडा, तो बाकी सब हमसे दूर भाग रही हैं। और जो जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। तो जैसे पूरा ब्रह्मांड ही फैल रहा हो। बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि गैलेक्सीज खुद उड़कर दूर जा रही हैं, नहीं, बल्कि उनके बीच का स्पेस टाइम ही फैल रहा है। जैसे किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसकी सतह पर बने डॉट्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। हाँ, समझ गई। तो स्पेस ही फैल रहा है। एग्जैक्टली। स्पेस टाइम का ताना बाना खिंच रहा है और गैलेक्सीज बस उस बहाव के साथ बह रही हैं। और जैसे जैसे स्पेस फैलता है, दूर की गैलेक्सी से आने वाली रोशनी की लहरें भी खिंच जाती हैं। उनका रंग लाल तरफ खिसक जाता है। इसी को रेड शिफ्ट कहते हैं। और ये फैलाव धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेज हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। हाँ, 1990 के दशक में पता चला कि ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं रहा, बल्कि इसका फैलाव तेज होता जा रहा है। अब इसके पीछे क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक इसे डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क एनर्जी, अंधेरी ऊर्जा। हाँ, एक रहस्यमय चीज जो खाली स्पेस में ही मौजूद लगती है और गुरुत्वाकर्षण के उल्ट काम करती है, चीजों को एक दूसरे से दूर धकेलती है। और ये सब शुरू हुआ बिग बैंग से, लगभग 13.8 अरब साल पहले। हाँ, माना जाता है कि शुरुआत एक बहुत ही गर्म, बहुत ही घनी अवस्था से हुई। फिर 1 सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में स्पेस टाइम अचानक तेजी से फैला। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसा कि स्रोत बताते हैं, इस शुरुआती दौर में ऊर्जा में बहुत छोटे छोटे उतार चढ़ाव थे, क्वांटम लेवल पर। अच्छा। हाँ, और इन्फ्लेशन ने इन छोटे उतार चढ़ावों को बड़े पैमाने पर खींच दिया। यही वो बीज थे जिनसे बाद में गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थ को इकट्ठा किया। धीरे धीरे गैस के फिलामेंट्स बने, डार्क मैटर के हेलो बने, और फिर गैलेक्सीज और तारे बने। कमाल है। अच्छा, इस बड़ी कहानी से थोड़ा नीचे आते हैं, अपने सौर मंडल में। यहाँ क्या हो रहा है हमारे सूरज के आसपास? हमारा सूरज
जो सौरमंडल में सबसे भारी है, वो अपने आसपास के स्पेस टाइम को सबसे ज्यादा मोड़ता है। सोचिए जैसे स्पेस टाइम का ग्रिड सूरज की तरफ ढलान बना रहा है। ग्रह जैसे हमारी पृथ्वी, वो असल में सीधा चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पेस टाइम मुड़ा हुआ है तो वो उस ढलान पर चलते हुए लगातार सूरज की तरफ गिरते रहते हैं। इसी वजह से वो परिक्रमा करते हैं। तो वो सीधा चल रहे हैं पर मुड़े हुए रास्ते पर। बिल्कुल। स्पेस टाइम की भाषा में इसे जियोडेसिक कहते हैं, और यही चीज पृथ्वी और चंद्रमा पर भी लागू होती है। या पृथ्वी और ISS जो स्पेस स्टेशन है। हाँ, ISS, वो भी तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। हाँ, पृथ्वी भी स्पेस टाइम को मोड़ती है, सूरज से कम पर मोड़ती है। चंद्रमा और ISS उसी मुड़े हुए स्पेस टाइम में घूम रहे हैं। ISS तो असल में लगातार पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, पर उसकी साइड की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि वो कभी टकराता नहीं, बस घूमता रहता है। और ये भी है कि किसी भारी चीज के जितने पास जाए, खिंचाव उतना मजबूत होता है। हाँ, बिल्कुल। दूर से स्पेस टाइम का बहाव धीमा है, कोई चीज तेज रफ्तार से गुजरे तो निकल सकती है, पर जैसे जैसे पास आते हैं बहाव तेज होता जाता है। पृथ्वी की सतह से किसी रॉकेट को बाहर भेजने के लिए उसे लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार देनी पड़ती है, ताकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से, यानी मुड़े हुए स्पेस टाइम से बच सके। इसी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एक और दिलचस्प चीज थी स्रोतों में, टाइडल फोर्स यानी ज्वारीय बल। वो सेब वाला उदाहरण क्या था? हाँ, वो बड़ा अच्छा उदाहरण है। सोचिए आप दो सेब अगल बगल गिराते हैं, क्योंकि दोनों पृथ्वी के केंद्र की तरफ गिर रहे हैं, उनके रास्ते थोड़े अंदर की तरफ मुड़े होंगे, तो नीचे पहुंचते पहुंचते वो थोड़े करीब आ जाएंगे। ठीक है। अब सोचिए एक सेब दूसरे के ठीक ऊपर गिराते हैं। नीचे वाला सेब केंद्र के ज्यादा पास है, तो उस पर खिंचाव थोड़ा ज्यादा होगा, वो तेजी से गिरेगा। ऊपर वाला थोड़ा धीमे, नतीजा उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। तो एक तरफ चीजें पास आती हैं, दूसरी तरफ खिंच जाती हैं। यही टाइडल फोर्स है। चंद्रमा पृथ्वी पर यही करता है, जिससे समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। बाप रे, ये तो काफी सूक्ष्म है। और वो फ्रेम ड्रैगिंग क्या चीज है? पृथ्वी के घूमने का असर? हाँ, ये आइंस्टाइन की थ्योरी का एक और कमाल का नतीजा है। लेंस थियरिंग इफेक्ट भी कहते हैं। जब कोई भारी चीज घूमती है तो वो अपने साथ स्पेस टाइम को भी थोड़ा थोड़ा घसीटती है। जैसे शहद में चम्मच घुमाओ तो शहद भी साथ घूमता है ना। अच्छा, तो पृथ्वी भी ऐसा करती है? हाँ, बहुत हल्के से, लेकिन इस असर को मापा गया है सैटेलाइट से। मतलब पृथ्वी का घूमना भी बिना छुए किसी गिरती हुई चीज के रास्ते को थोड़ा सा बदल देता है। और पृथ्वी के केंद्र में, वहां तो खिंचाव और भी ज्यादा होगा। हाँ, स्पेस टाइम का ग्रिड केंद्र की तरफ गिरता रहता है, हर चीज को अंदर खींचता है। लेकिन पृथ्वी ठोस है, परमाणु एक दूसरे को धकेलते हैं, तो पृथ्वी का पदार्थ इस खिंचाव का विरोध करता है, बाहर की तरफ दबाव डालता है। इसी दबाव की वजह से हम सतह पर टिके हैं। ठीक है, अब तारों पर आते हैं। हमारे सूरज का क्या होगा अंत में? हमारा सूरज अभी ठीक ठाक उम्र का है। कोई 5 अरब साल बाद उसमें हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, फिर वो हीलियम जलाना शुरू करेगा और फैलेगा, एक लाल दानव तारा बन जाएगा। हो सकता है पृथ्वी को भी निगल ले। ओहो। हाँ, और फिर बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैल जाएंगी, एक खूबसूरत नेबुला बनाते हुए, और पीछे रह जाएगा सिर्फ उसका सिकुड़ा हुआ कोर, एक सफेद बौना तारा, व्हाइट ड्वार्फ, जो अरबों साल तक धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा। लेकिन अगर तारा सूरज से बहुत भारी हो तो तब तो ऐसा शांत अंत नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं, तब अंत बहुत विस्फोटक होता है। मान लीजिए कोई तारा सूरज से 20 गुना भारी है। जब उसका ईंधन खत्म होता है तो उसका कोर अपने ही वजन से ढह जाता है, इतनी तेजी से कि एक जबरदस्त शॉकवेव बनती है जो तारे की बाहरी परतों को धमाके से उड़ा देती है। इसे कहते हैं सुपरनोवा, ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर धमाकों में से एक। और धमाके के बाद जो कोर बचा उसका क्या? वो ढहना जारी रखता है। गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को दबाकर न्यूट्रॉन बना देता है। नतीजा होता है एक न्यूट्रॉन तारा। सोचिए, सूरज से 2 गुना वजन सिर्फ 20-30 किलोमीटर के गोले में। 20-30 किलोमीटर? इतना छोटा? हाँ, अविश्वसनीय रूप से घना। एक चम्मच भर न्यूट्रॉन तारे का पदार्थ माउंट एवरेस्ट जितना भारी होगा। और ये स्पेस टाइम को बहुत जबरदस्त तरीके से मोड़ता है। इसके पास से गुजरती रोशनी भी मुड़ जाती है। अजीब ऑप्टिकल असर दिखते हैं। यहाँ जो आकर्षक है वो ये कि क्या इससे भी ज्यादा घनत्व मुमकिन है अगर तारा और भी भारी हो तो? हाँ, और यहीं हम ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीजों के इलाके में पहुंचते हैं। अगर मरने वाले तारे का कोर काफी भारी है, मान लीजिए सूरज के वजन से कोई 3 गुना ज्यादा, तो न्यूट्रॉन भी उस दबाव को नहीं झेल पाते, गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है, कोर बस ढहता चला जाता है। और तब बनता है ब्लैक होल। एग्जैक्टली।
कोर इतना सिकुड़ जाता है कि एक सीमा के अंदर, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, स्पेस टाइम का खिंचाव इतना मजबूत हो जाता है कि उससे बचने के लिए रोशनी से भी तेज भागना पड़ेगा। और चूंकि कुछ भी रोशनी से तेज नहीं चल सकता, तो कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, यहाँ तक कि रोशनी भी नहीं। बिल्कुल, वो स्पेस टाइम का हिस्सा बाकी ब्रह्मांड से कट जाता है। अंदर जाने का रास्ता है, बाहर आने का नहीं। और कभी-कभी ये ब्लैक होल पास के तारे से गैस भी खींचते हैं। हाँ, अक्सर अगर कोई ब्लैक होल किसी तारे के पास हो तो वो अपनी जबरदस्त कशिश से तारे की गैस खींच सकता है। ये गैस ब्लैक होल की तरफ गिरते हुए एक डिस्क बनाती है, एक्रीशन डिस्क। ये डिस्क बहुत गर्म हो जाती है, लाखों डिग्री, और तेज एक्सरे छोड़ती है। इसी से हम ब्लैक होल का पता लगा पाते हैं। और इवेंट होराइजन के अंदर, बिल्कुल केंद्र के पास, वो स्पेगेटिफिकेशन क्या चीज है? सुनने में ही अजीब है। हाँ, शब्द अजीब है पर बताता ठीक है। जैसे जैसे कोई चीज ब्लैक होल के केंद्र सिंगुलैरिटी के पास पहुंचती है, टाइडल फोर्स भयानक रूप से बढ़ जाते हैं। चीज का जो हिस्सा केंद्र के पास है, उस पर खिंचाव दूर वाले हिस्से से कहीं ज्यादा होता है। ये फर्क चीज को खींचकर लंबा कर देता है और निचोड़कर पतला, जैसे स्पेगेटी होती है ना। आखिर में वो चीज परमाणु के लेवल तक टूट जाती है। लेकिन उस केंद्र में सिंगुलैरिटी पर है क्या असल में? क्या हम जानते हैं? यहीं पर हमारी फिजिक्स जवाब दे जाती है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी वहां अनंत घनत्व बताती है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। हमें क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी चाहिए, जो बहुत छोटे स्केल पर गुरुत्वाकर्षण को समझा सके। ये समझने के लिए कि सिंगुलैरिटी पर क्या होता है, ये आज के फिजिक्स की सबसे बड़ी चुनौतियों में से है। और घूमने वाले ब्लैक होल और वो एर्गोस्फीयर क्या है? ज्यादातर ताले घूमते हैं, तो जब वो ढहते हैं तो घूमने की रफ्तार और बढ़ जाती है, जैसे स्केटर हाथ से कोड़कर तेज घूमता है। तो ये घूमता हुआ ब्लैक होल अपने साथ स्पेस टाइम को भी घसीटता है। वही फ्रेम ड्रैगिंग, पर बहुत ज्यादा ताकतवर। इवेंट होराइजन के बाहर एक इलाका होता है एर्गोस्फीयर। वहां स्पेस टाइम खुद इतनी तेजी से घूम रहा होता है कि कोई चीज, रोशनी भी स्थिर नहीं रह सकती। उसे ब्लैक होल के साथ घूमना ही पड़ता है। क्या व्हाइट होल या दूसरे ब्रह्मांड जैसी बातें भी सच हो सकती हैं? गणितीय रूप से देखें तो घूमने वाले ब्लैक होल के समीकरणों में ऐसे रास्ते दिखते हैं। व्हाइट होल, जहां से चीजें सिर्फ बाहर आ सकती हैं, या शायद दूसरे ब्रह्मांड के दरवाजे। लेकिन जैसा स्रोत भी कहते हैं, ये शायद सिर्फ गणित है। माना जाता है कि असली ब्लैक होल के अंदर हालात इतने अस्थिर होते हैं कि ये रास्ते बन ही नहीं पाएंगे। अंदर क्या है, ये अभी भी रहस्य है। ठीक है, तो ब्लैक होल अकेले हो सकते हैं, घूम सकते हैं, चीजें निगल सकते हैं, पर क्या होता है जब दो ब्लैक होल टकराते हैं? ये एक और जबरदस्त नजारा है। अगर दो ब्लैक होल एक दूसरे के पास आ जाएं, तो वो एक दूसरे का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ऊर्जा खोते हैं, गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में, और करीब आते जाते हैं। उनका नाचना तेज और तेज होता जाता है, और आखिरकार वो एक भयंकर टक्कर में मिलकर एक बड़ा ब्लैक होल बन जाते हैं। और इस टक्कर से स्पेस टाइम पर क्या असर पड़ता है? ये ब्रह्मांड की शायद सबसे ताकतवर घटनाओं में से एक है। दो ब्लैक होल का वो आखिरी नाच और मिलन, वो स्पेस टाइम के ताने बाने में जबरदस्त लहरें पैदा करता है। ये लहरें रोशनी की रफ्तार से बाहर फैलती हैं, जैसे तालाब में पत्थर मारने से। इन्हें ही हम गुरुत्वाकर्षण तरंगे कहते हैं। ये स्पेस टाइम में ही उठने वाली लहरें हैं। तो ये तरंगे, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, क्या हमने इन्हें कभी महसूस किया है या पकड़ा है? हाँ, और ये हाल की साइंस की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। 14 सितंबर 2015 को लाइगो नाम की ऑब्जर्वेटरी ने पहली बार सीधे सीधे गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पकड़ा। ये तरंगे करीब 1.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर हुए दो ब्लैक होल के मिलने से पैदा हुई थी। 1 अरब साल से ज्यादा सफर करके आई। हाँ, और जब वो पृथ्वी से गुजरी तो हमारे डिटेक्टरों ने स्पेस टाइम में उस बहुत ही मामूली खिंचाव और सिकुड़न को माप लिया। एक परमाणु के नाभिक से भी छोटा बदलाव। तो ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये एक नए युग की शुरुआत थी। बिल्कुल, इसने एक गुरुत्वाकर्षण तरंग खगोल विज्ञान का दरवाजा खोल दिया है। अब हम ब्रह्मांड को सिर्फ रोशनी से नहीं देख सकते, बल्कि स्पेस टाइम के कंपनों को सुनकर भी समझ सकते हैं। ब्लैक होल का मिलना, न्यूट्रॉन तारों का टकराना, ऐसी घटनाएं जो रोशनी नहीं छोड़ती, उन्हें भी अब हम जान सकते हैं। वाह, तो हमने शुरू किया था एक शांत अदृश्य ग्रिड से, फिर देखा कि वो फैल रहा है, वजन से मुड़ रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण है। हमने तारों का अंत देखा, ब्लैक होल देखे, और अब हम खुद स्पेस टाइम की लहरों तक पहुंच गए। हाँ, ये पूरी कहानी दिखाती है कि कैसे ये अदृश्य ताना बाना ही है जो सब कुछ चला रहा है। यही नियम तय करता है कि चीजें कैसे चलेंगी, ग्रह कैसे घूमेंगे, गैलेक्सी कैसे बनेंगी, ब्रह्मांड का क्या होगा।
स्पेस टाइम सिर्फ एक स्टेज नहीं है, वो कहानी का हिस्सा है। ये सोचना ही कितना अजीब और अद्भुत है कि हम सब इसी बदलते, मुड़ते, फैलते और कभी-कभी कांपते हुए स्पेस टाइम में रह रहे हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, अगर स्पेस टाइम को मोड़ा जा सकता है, खींचा जा सकता है, घसीटा जा सकता है, उसमें लहरें पैदा हो सकती हैं, तो इसमें और कौन से राज छुपे हो सकते हैं? खासकर उन जगहों पर जहां ये बहुत ज्यादा मुड़ जाता है, जैसे ब्लैक होल के केंद्र के पास, जहां क्वांटम दुनिया के नियम भी लागू होते होंगे। स्पेस टाइम की क्वांटम प्रकृति, उसके क्या रहस्य खुलने बाकी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें शायद हमेशा ब्रह्मांड को और जानने के लिए उकसाता रहेगा।